कि अब इलेक्ट्रिक भी आ गई और डीजल भी आया, इलेक्ट्रिक भी आया। अभी डीजल और पेट्रोल में 10 किलोमीटर 20 रुपीज पर किलोमीटर कॉस्ट आ रही, डीजल पर 7 रुपए पर किलोमीटर आ रही और इलेक्ट्रिक पर 1 रुपए पर किलोमीटर आ रही। और मेरे हिसाब से आगे इथेनॉल की बात भी मैं बताऊंगा आपको। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल अब काफी सेल बढ़ रहा है, अब अभी ये दौड़ने वाला है और ये निश्चित रूप से यशस्वी हुआ है। 30% फॉर प्राइवेट कार्स, 70% फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, 40% फॉर बसेस एंड 80% फॉर 2 and 3 व्हीलर्स बाय 2030, ऐसा हमने तय किया है। तो इलेक्ट्रिक आना ही है और उसमें मैं लगातार जब रिव्यू करता हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस 2 साल में सब इलेक्ट्रिक हो जाएगा। मैंने इलेक्ट्रिक कार वापरना शुरू किया नागपुर में, तो पहले वो मशीन उसने बिल्डिंग के मीटर को लगा दी, तो मुझे 7-8 महीने पैसे नहीं आए, फुकट में चली। बाद में पता चला कि वो जो चार्जिंग स्टेशन है वहां उसने वहां प्लग घुसाया करके, तो कोई पैसा नहीं उसका, और वो भी सोलर एनर्जी पे आएगा तो और कॉस्ट कम हो जाएगी। तो पहली बात तो ऐसी है कि 100% अब बसेस आ गई, पुणे में आ गई, मुंबई में आ गई। एक बेस की बस जो चलती है उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर डीजल में मुंबई में 115 रुपए पर किलोमीटर है, और एक इथेनॉल की बस जब मैंने नागपुर में इथेनॉल 100% बस चालू की थी उसकी कॉस्ट 78 रुपये आई थी। और अभी जो इलेक्ट्रिक बस आ रही है पुणे में और मुंबई में उसकी कॉस्ट 40 से 50 रुपए पर किलोमीटर है। तो बस की कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है, पर कॉस्ट कम होने के कारण अब वो इकोनॉमिकली डीजल से भी फायदे में है। केवल अब स्कीम में अगर वो बड़े प्रमाण पे जाएगी तो कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि इसमें भी आपको भारत सरकार की ओर से हमने जो योजनाएं की है उसमें निश्चित रूप से फायदा होगा। जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल है वो 140% एंड इलेक्ट्रिक कार सेल 190% कंपेयर विथ टू कोविड पीरियड के साथ बढ़ गया है। और अभी सब कंपनी आ रही है। और आज मेरे पास ये आए थे जेसीबी के चेयरमैन, और वो मुझे बता रहे थे कि मैंने उनको कहा कि जेसीबी को डीजल से बदलो, तो सीएनजी पे कन्वर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट 3000 करोड़ का है सर, बिकॉज ऑफ यू हम रशिया को पूरा सीएनजी बेस जेसीबी बेच रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया और हम बहुत खुश हैं और अब 100% सीएनजी पर जाएंगे। तो मैंने उनको बताया तुम सीएनजी पे जाओ तो फिर तुम दूसरा करो ना, तुम डीजल इंजन के बजाय पेट्रोल इंजन को फ्लेक्स इंजन में कन्वर्ट करके आप 100% बायो इथेनॉल पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को लाओ। तो मैं अभी इनॉग्रेशन करने के लिए बंगलोर जाने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी का, और लगभग मैंने उनको कहा ये करोगे तो आता हो, नहीं तो नहीं आता। जैसे मैंने बजाज और टीवीएस वाले दोनों एमडी अच्छे हैं, उनको कहा था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और इथेनॉल की स्कूटर दोनों करोगे तैयार तो तुम कोई काम के लिए मेरे पास आना, नहीं तो नहीं आना। दोनों ने भी कर ली। अब इथेनॉल की बाइक भी हो गई 100%, इथेनॉल की स्कूटर भी हो गई, अब इलेक्ट्रिक की भी बाइक और स्कूटर अब आ गई उनकी दोनों की। अब पुणे में 3 इथेनॉल के पंप खुले हैं। कल वो मुझे महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त आए थे ढाकने जी, और मैं अभी पुणे में जाने वाला हूं। मेरा माना पुणे में इसके बाद ऑटो रिक्शा जो होगा वो 100% बायो इथेनॉल पर ही चलेगा। अब इथेनॉल पंप को भी परमिशन दिए भारत सरकार ने, और वही तरुण कपूर से जी के साथ मेरी बातचीत हो गई। अब पेट्रोल, इंडियन ऑयल और सब कंपनियों को भी वो ऑर्डर दे रहे कि भाई तुम इथेनॉल के पंप शुरू करो 100%। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से इथेनॉल की खूब रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई कमी नहीं। अभी 465 करोड़ लीटर इथेनॉल देश में मिलता है, तो 5% का ऐड हो रहा है। जब 20-22% तक जाने का है तो ये रिक्वायरमेंट आराम से 2500 करोड़ लीटर तो यही होगी। और मैं 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन मैंडेटरी कर रहा हूं, मेरे हाथ में है, और मैंने प्रेम से भी कहा और डंडा भी लगाऊंगा नहीं। तो मैंने उनको बता दिया कि ये, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि विक्रम किर्लोस्कर टोयोटो के चेयरमैन मेरे पास परसों नागपुर आए थे, और उन्होंने मुझे कहा कि वी आर रेडी विथ यूरो 6 emission norms on flex engine, either you can use 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल, आप बोलो हम लॉन्च करने के लिए तैयार हैं।
तो ये 15-20% की बातें नहीं, 100% आएगी। तो ये 100% यूज होगा तो फिर काय के लिए कोटा निश्चित करो, जिसको आला डालने दो इथेनॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना बनाएंगे उतनी रिक्वायरमेंट है। और इसलिए आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी होगी। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमने देश में बना ली है और IITs, इसरो, DRDO ये एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और सोडियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी पर लगभग अंतिम स्टेप पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई है वो ईवी सेल को भी बूस्ट करेगा, चीप कंपोनेंट्स होंगे और 25 to 30% कॉस्ट ऑफ रिडक्शन कम होगा। हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ प्लास्टिक भी कुछ प्रमाण में बाहर आता है। तो ये जो पूरा मैंने सब, जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने 18 मीटर ड्राफ्ट कर दिया है। तो मैं अब ये कहने कि मैंने बीच में इन्वायरमेंट वालों को टायर इंपोर्ट बंदी करी, मैंने मत करो। हिंदुस्तान की प्रगति अगर कोई बात में है तो दुनिया का जितना वेस्ट है उतना देश में आने दो। अब टायर जो है उसके पाउडर जो निकलेगी वो बिटुमेन में जाती है, तो रबराइज बिटुमेन तैयार होगा तो रोड अच्छे होंगे। जो वायर निकलेगी, अभी हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू ये जो पियर होते हैं ब्रिज में, वो हिंदुस्तान में 30 मीटर होता है। तो अभी हमने कोड बदल कर उसके पीछे मैं लगाऊं कि वो अब ऑस्ट्रेलिया, अपना सिंगापुर और मलेशिया में टेक्नोलॉजी आई कि उन्होंने जो ऊपर वाला बीम है वो प्रीकास्ट किया, उसमें स्टील फाइबर यूज किया। तो स्टील फाइबर यूज करने के कारण नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पियर ये 30 मीटर के बजाय 120 मीटर तक जा सकता है। यानी ये मेट्रो वगैरह की कॉस्ट जो है ये 40% कम हो सकती है, हमारे ब्रिज की कॉस्ट 40% कम हो सकती है। और वो जो बीम प्रीकास्ट हो रहा है उसमें जो वायर निकलती है टायर की, उसका वेस्ट निकाल कर स्टील फाइबर डाल देंगे। तो वो वैसे भी स्टील वाले बहुत रेट बढ़ा रहे हैं, तो ये टायर का स्टील निकलेगा दुनिया का वेस्ट, और वो डाल के उसमें डाल देंगे तो वो दोनों भी काम हो जाएगा। स्टील की डिमांड भी इंडिया में कम हो जाएगी ताकि ये लोग जमीन पर आ जाए, स्टील और सीमेंट वाले, और कम से कम इसका यूज भी हो जाएगा। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसका उपयोग होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कार स्क्रैपिंग के कारण काफी अच्छा फायदा होगा। जो इंपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स सच एज NdF मैग्नेट, ये कार स्क्रैपिंग के अंदर ऑलरेडी मिलता है, तो इसका भी इंपोर्ट हमारा भी चाइना से आ रहा कम होगा। और जो PLI स्कीम है 18,100 करोड़ फॉर 5 years जो सैंक्शन की है वो एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए है। तो इसके कारण ये निश्चित रूप से बदल जाएगा, जो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और 57,000 करोड़ फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम है। अब ये इंडस्ट्री का वॉल्यूम 7.5 लाख करोड़ का है। और मेरा पूरा, मैं जब इसका मंत्री हूं तो मैं बिल्कुल पीछे लगा हूं कि 5 साल के अंदर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी 15 लाख करोड़ की, और हम हिंदुस्तान ये वर्ल्ड में ऑल एक्सपोर्ट करने वाली पहली कंट्री होगी, जिसमें हमारी मर्सिडीज है, BMW है, टोयोटो, होंडा, सब अपने आए। और यहाँ के सब जगह पर अब वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो हमारे ग्रोथ रेट में उसका इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसके साथ बहुत सी बातों में एक बात मैं चौधरी साहब को कहूंगा कि ग्रीन हाइड्रोजन में ये वेस्ट टू वेल्थ के आधार पर ये जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके साथ इसको जोड़िए। इंडियन ऑयल के साथ मैंने एक वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर के रूप में इंडियन ऑयल के साथ ये मथुरा में हमने एक प्रोजेक्ट किया है। वो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को जो पानी लगता था तो 80 mld स्लज मथुरा की वो लेकर एक हमने हाइब्रिड एन्युटी में रोड बनाते हैं, तो हमने हाइब्रिड एन्युटी में ये प्रोजेक्ट बनाया। 40% फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने वो प्रोजेक्ट लगभग मुझे लगता पूरा हुआ होगा, अभी पूरा हुआ कि होने का है।
हो गया, तो वो प्रोजेक्ट में 60% उन्होंने लाया और इंडियन ऑयल अब उससे पानी ले रही, तो 20 करोड़ उसको दे रही है, तो प्रोजेक्ट वायबल हो गया। तो 80 MLT स्लज का निकाल लग गया। तो आज मुझे लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन सुवेज वाटर से और सॉलिड वेस्ट में ऑर्गेनिक वेस्ट को निकालकर उसको मिथेन में कन्वर्ट करके वो बायो LNG बनाने के बजाय अगर ग्रीन हाइड्रोजन होता है, देखो दैट आई डोंट नो वेदर विच इज इकोनॉमिकली वायबल, क्योंकि प्रूवन टेक्नोलॉजी विथ इकोनॉमिक वायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट।